मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है बंगाल में कृषक और श्रमिक पार्टी की स्थापना और कार्यक्रम तथा इसका स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे। मैं इसके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें किसान मजदूर राजनीति का उदय और किसान मजदूर राजनीति का फ्रीडम मूवमेंट में योगदान, उसी क्रम में ये मेरा दूसरा वीडियो है, क्योंकि ये जो किसान और मजदूर पार्टी या किसान और मजदूरों के विभिन्न संगठन बने हैं, ये वह पीरियड है जब 1922 से और 1930 के बीच कांग्रेस के पास कोई जन आंदोलन या कोई भी किसी प्रकार का कार्यक्रम दिखाई नहीं देता। और ये जो पीरियड है ये निश्चित तौर पर भारत की आजादी की लड़ाई का या हम कहें फ्रीडम मूवमेंट का कोई ये नेगेटिव या जीरो पीरियड नहीं है, बल्कि इस दौरान अनेक ऐसी प्रवृत्तियां थी जो रेडिकल थी, जो ज्यादा संघर्ष करने का मादा रखती थी और विभिन्न तैयारियां वो कर रही थी। तो इसी पीरियड में कोई एक पार्टी तो नहीं किंतु अनेक क्रांतिकारी संगठन अस्तित्व में आए। उनमें से जो प्रमुख है वो है मजदूर किसान पार्टी। मजदूर किसान पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी बनी जो ऊपर से बना करके नीचे नहीं पहुंचाई गई, बल्कि पहले प्रादेशिक संगठन अलग अलग बने और जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ तो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी ने जन्म लिया। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूं, तो इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन के समय ये प्रवृत्तियां उभर करके सामने आई थी और वो आगे खास तौर पर ये मद्रास प्रांत में भी गतिविधियां थी। मद्रास के बाद बॉम्बे प्रांत में कुछ गतिविधियां हुई किंतु वे आगे नहीं बढ़ सकी। अब एक शुरुआत जो हुई है वो 1925 में बंगाल प्रांत से मजदूर किसान संगठनों की नई लहर आरंभ हुई। मजदूर किसान संगठनों के जो शुरू का गठन करने वाले जो थे, जो आरंभ करता थे, इसमें वे लोग थे जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी, मतलब वो राष्ट्रवादी तो थे लेकिन वे क्रांति के माध्यम से आजादी प्राप्त करना चाहते थे। तो रेडिकल्स भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, कई तरह की जो नए विचार आ रहे थे क्रांति के, वे इनमें खास तौर पर सम्मिलित थे। मजदूर किसान संगठनों के आरंभकर्ता कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट थे। वो ये मान रहे थे कि कांग्रेस जो है या तो अपर क्लास की बात करती है या वो जो है जो हाईली एजुकेटेड जो ये कहें उससे मध्यम वर्ग तो क्या कहें, एलिट्स जो है मतलब संभ्रांत वर्ग जो है उसके हितों की बात करती है। इसमें किसान मजदूर, निम्न मध्यम वर्ग, शिक्षित युवा, इनका कोई स्थान नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो असहयोग आंदोलन अचानक फरवरी 1922 में वापस लिया गया था, उसके बाद कांग्रेस ने कोई जन आंदोलन का कार्यक्रम नहीं दिया। एक नई चीज और पैदा हो रही थी, जैसे 1917 की रूस की क्रांति है, बोल्शेविक क्रांति। उस बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव आसपास तो था ही, और भारत में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो यहाँ का जो एनलाइटेंड पढ़ा लिखा वर्ग था, यूथ था, जो क्रांति में विश्वास करता था, वो भी बोल्शेविक पार्टी जैसा संगठन बनाना चाहते थे। किंतु 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस खास तौर पर बोल्शेविक विचारधारा को कुचलने के लिए ही किया गया था, ताकि हिंदुस्तान में कहीं कोई ऐसा संगठन खड़ा ना हो जाए। तो 1924 का जो कानपुर षड्यंत्र केस है उसने उन कम्युनिस्ट पार्टी या बोल्शेविक पार्टी बनने की संभावनाओं को छीन कर दिया। वैसे 1925 में कानपुर में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें औपचारिक तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी हुई, किंतु कम्युनिस्ट पार्टी से स्थिति थी नहीं कि वो खुल करके काम कर सके। तो उन कम्युनिस्टों ने भी ये सोचा जो किसान मजदूरों की एक लहर, एक नई जो आ रही है, उसी के माध्यम से विधि कांग्रेस के अंतर्गत ही हम किसान और मजदूरों को संगठित करके मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, शिक्षित युवाओं को संगठित करके हम अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से जो सबसे पहली शुरुआत 1925 में हुई है दिसंबर में, ये 16 दिसंबर 1925 को बंगाल की प्रांतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रोविंशियल इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ बंगाल का एक सम्मेलन हुआ। और उस सम्मेलन के समय जो ये नए किसान मजदूर की राजनीति के विचार रखने वाले लोग थे,
उन्होंने इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो नेशनल कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी के दौरान लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना की। और लेबर स्वराज पार्टी को 1925 में लेबर स्वराज पार्टी को बंगाल प्रांतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिस्से के रूप में रखा गया, उसमें उससे अलग नहीं होना। और इसके संस्थापक जो थे उनमें खासतौर पर एक तो सबसे प्रमुख नाम आता है मुजफ्फर अहमद का, मुजफ्फर अहमद के अलावा दूसरा काजी नजरुल इस्लाम, और तीसरा नाम आता है हेमंत कुमार सरकार का। ये लोग अग्रणी लोग थे जिन्होंने लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना बंगाल में की। और लेबर स्वराज पार्टी के संस्थापकों ने बंगाली भाषा में एक साप्ताहिक पत्रिका लांगल शीर्षक से निकालना शुरू की। लांगल हल को कहते हैं, और लांगल का अर्थ होता है हल, तथा इसके मुख पृष्ठ पर हलदर किसान का चित्र छापा गया, जो किसान को ही एक तरह से उनके प्रतीक के रूप में ये लांगल जो है जर्नल शुरू किया। इसके बाद ये बात हो रही है 16 दिसंबर 1925 को। तत्पश्चात जिस तरह से ये पार्टी बनाई लेबर स्वराज पार्टी, इस लेबर स्वराज पार्टी को जिस तरह से एक रिस्पॉन्स मिला, उससे प्रभावित होकर के कुछ ही समय पश्चात 7 फरवरी 1926 को लेबर स्वराज पार्टी की कृष्णानगर जगह है बंगाल में, वहां आयोजन हुआ। और इस पार्टी के नाम से था कांग्रेस का एक संगठन, लेकिन इसमें कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी को अनुमति की जरूरत नहीं थी, तो ऑल बंगाल पीजेंट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन लेबर स्वराज पार्टी द्वारा किया गया 7 फरवरी 1926 को कृष्णानगर में। और यहीं पर जो है पीजेंट और वर्कर्स पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम बंगला भाषा में रखा बंगाल कृषक और श्रमिक दल। किसान और बंगाल का किसान और मजदूर संगठन। संक्षेप में पार्टी का जो उद्देश्य बताया गया वो था महिला और पुरुषों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित संपूर्ण भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना पार्टी का उद्देश्य बताया। जबकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक और उन्होंने अहिंसात्मक जन आंदोलन की बात की, लेकिन साथ ही साथ ये कहा कि अहिंसात्मक जन आंदोलन के साथ हम जो है शक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसकी भी हम तैयारी रखें। तो उन्होंने एक तरह से नॉन वायलेंट मूवमेंट विद जो है एक शक्ति के साथ उसको हम लागू करें। इस तरह से जो पार्टी का ऑल इंडिया के लिए पूर्ण स्वराज की बात कर रही है, तो एक मुद्दा जो क्रिस्टलाइज हो रहा है लगातार बार बार, वो पूर्ण स्वराज का है। क्योंकि 1929 दिसंबर 1929 के पहले पूर्ण स्वराज जैसी बात कांग्रेस के मन से आती तो थी, किंतु कांग्रेस ने उसने अपने एजेंडा में शामिल नहीं किया। किंतु अब जो मांग जिस तरह से लोकप्रिय हो रही है और विस्तार हो रहा है फ्रीडम मूवमेंट का, चाहे कांग्रेस के झंडे तले ना हो रहा हो, लेकिन किसान मजदूर संगठित हो रहे हैं, उससे एक नई दिशा स्वतंत्रता आंदोलन को मिलने की संभावना सामने आने लगी। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका ये था कि हम अहिंसात्मक जन आंदोलन करेंगे, किंतु अगर शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ा तो उसके से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी का कार्य क्षेत्र संपूर्ण बंगाल, आसाम के बंगाली भाषी क्षेत्र और बिहार के 2 जिले मनभूम और सिंहभूम को सम्मिलित किया। तो इस प्रकार से एक कॉन्क्रीट रूप जो है, एक स्वरूप जो है उसका उभरने लगा। और साप्ताहिक पत्र का जो लांगल है, वो लांगल का नाम बदल करके गणवाणी कर दिया। गणवाणी मतलब जनता की वाणी, गणवाणी पीपुल्स वॉइस। तो पीपुल्स वॉइस जो है गणवाणी, भाषा इसकी भी बंगाली रही। और लांगल जो था, ऐसा माना गया कि केवल किसानों का प्रतीक है, मेहनत कश का तो है वो लेबर का भी प्रतीक है, किंतु वो केवल किसान को ही सिग्निफाई करता है, इसलिए इसका नाम बदल करके गणवाणी रखा। और गणवाणी का संपादक जो है मुजफ्फर अहमद को नियुक्त किया गया। इसके अलावा एक कार्यकारिणी इसकी गठित हुई। अब मैं जो बात कर रहा हूं बंगाल किसान और मजदूर पार्टी की, जो 7 फरवरी 1926 को कृष्णानगर की किसान कॉन्फ्रेंस में बनाई गई। इसके अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर नरेश चंद्र सेन गुप्ता तथा हेमंत कुमार सरकार सचिव चुने गए। इसके अलावा 3 उपाध्यक्ष, 1 सहायक सचिव और 18 सदस्यीय कार्यकारिणी चुनी गई। बंगाल कृषक और श्रमिक दल ने इसी कॉन्फ्रेंस में एक वैचारिक दस्तावेज
जो उनका था वो दस्तावेज प्रस्तुत किया और उन्होंने भारत के उत्थान के लिए शिक्षित युवाओं, अल्पसंख्यक जनसंख्या का हिस्सा किसानों और मजदूरों को संगठित कर उन्हें उनमें उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करना अपना प्रमुख उद्देश्य बताया। और इसमें पार्टी ने जो पहली बात तो उन्होंने कही कि जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी है एंड वर्किंग क्लास जो है, मेहनत कश लोग हैं, किसान है, मजदूर है, निम्न मध्यम वर्ग है और वही ज्यादा समस्याओं से ग्रसित हैं, तो उनको संगठित करके किस तरीके से उनको उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और जो आजादी की लड़ाई है इसको ब्रॉड बेस किया जाए। इसके अलावा पार्टी ने अपने इसी कार्यक्रम पर जो इन्होंने अपना दस्तावेज पेश किया, उस दस्तावेज में पार्टी ने कारखानों, खदानों, रेलवे, टेलीग्राफ, ट्रामवेज और स्टीमर आदि के राष्ट्रीयकरण की मांग रखी। इसके अलावा कृषि भूमि का स्वामित्व स्वायत्त ग्राम समुदाय का हो, ये भी उन्होंने मांग की। फिर उन्होंने दो मांग पत्र तैयार किए। एक मांग पत्र तैयार किया जिसमें दो भाग थे। पहले भाग में मजदूरों की जो डिमांड्स थी उनको सम्मिलित किया और दूसरे भाग में किसानों की डिमांड्स को। तो जो मजदूर हितों की मांग थी उसमें सबसे पहली बात थी कि कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर तय की जाए ताकि मजदूर का शोषण ना हो। दूसरी बात थी सप्ताह में 5.5 दिन का कार्य दिवस हो, 1.5 दिन की छुट्टी मिले हर सप्ताह में। इसके अलावा कानून द्वारा महिला और बच्चों को श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए उनकी पृथक कार्य दशाएं तय की जाएं ताकि उन्हें शोषण से और जो हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं उनसे उनको बचाया जाए। इसके अलावा तीसरी जो खास मांग की थी वो था मालिक जो है वो मजदूरों के आवास और चिकित्सा की सुविधा प्रदान करे। जो कारखाना मालिक है, बीमारी, प्रसूति, दुर्घटना, बेरोजगारी और वृद्ध आयु के मजदूरों की सुरक्षा के लिए किसी तरह के कोई इंश्योरेंस जैसे कानून बने ताकि वो वृद्ध होने पर उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, बीमार होने पर, दुर्घटना होने पर कंपनसेशन मिले। तो इस सब की बात उन्होंने की। इसके अलावा कारखाना क्षेत्रों में के समीप शराब की दुकान और वेश्याओं के मकानों को पर पाबंदी लगाई जाए, ये वहां नहीं होने चाहिए। तो मजदूर कई बार अपनी मजदूरी को इस तरह के फिजूल खर्ची में लगा देता है और परिवार भूखों मरने लगता है। मजदूरों को कारखानों द्वारा लाभांश देने की मांग भी पहली बार की गई, जिसमें बोनस जिसे हम कहते हैं, बाद में सारी चीजें एक्सेप्ट भी की गई हिंदुस्तान में भी। मालिकों के खर्चे से मजदूरों की अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उपभोक्ता कोऑपरेटिव स्थापित किए जाएं, ट्रेड यूनियन बनाने और हड़ताल करने का अधिकार श्रमिकों को दिया जाए ताकि वे अपनी समस्याओं के समाधान हेतु लीगल तरीके से अपना प्रोटेस्ट दिखा करके इससे निजात पा सकें। इसी तरह से जो किसानों के लिए जो मांग पत्र तैयार किया गया था उसमें प्रमुख बात थी कि किसानों द्वारा जो राजस्व का भुगतान की दरें हैं वे निर्धारित की जाएं, क्योंकि जमींदार और सरकार के बीच में दरें निर्धारित थी, किंतु जमींदार किसान से क्या वसूलेगा, ये हम परमानेंट सेटलमेंट की भी एक ड्रॉबैक देखते हैं, कमी देखते हैं कि उसमें किसान से वसूली के लिए कोई कानून नहीं बनाया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ये मांग आई है खासतौर पर कि राजस्व की जो भुगतान की दरें हैं वे निर्धारित की जाएं, उनमें कहीं परिवर्तन ना हो। किसानों को भूस्वामित्व के अधिकार दिए जाएं, बिना सलामी की भुगतान। सलामी होती है एक टैक्स था, मतलब वो समझिए ट्रांसफर या रजिस्ट्रेशन जो भी होगा उसके लिए, तो उनकी डिमांड थी बिना सलामी के भुगतान के जमीनों के हस्तांतरण की अनुमति हो। एक किसान अगर दूसरे किसान को जमीन को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाए। सपोज एक किसान है वो इनकैपेबल है लैंड को जोतने में, तो वो दूसरे किसान को देकर के वो मुक्ति ले सकता है, उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा बिना किसी टैक्स के खेतों से वृक्ष काटने की अनुमति दी जाए, जो कि कृषि कार्य के लिए वृक्ष काटे जाएं। कुआं खोदने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जब किसान को भूमि के परमानेंट अधिकारी नहीं थे तो वे कुआं नहीं बना सकते थे, और जमींदार जिसके पास परमानेंट वो थी इसकी ऑनरशिप, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखता था, उसको लाभ लगेगा तो कुआं बनाने देगा, बनवाएगा, वरना तो नहीं। इसके अलावा अपनी कृषि भूमि पर पक्के मकान बनाने की अनुमति दी जाए। जो किसान जिस जमीन को जोत रहा है उसको
मकान बनाने की अनुमति दें। इसके अलावा खेत में बने हुए तालाब में, क्योंकि वो तालाब पर जमींदार अपना अधिकार मानता था, जब किसान की कहना यह था कि जब मेरे खेत में ये तालाब है तो इसकी मछलियां पकड़ने का अधिकार भी मुझे दिया जाए, तो ये भी अपनी मांगों में इन्होंने शामिल किया। इसके अलावा महाजन द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं, उस ऋण पर दिए लगने वाला जो ब्याज है वो 12% से अधिक ना हो। इसके अलावा कृषि सहकारी बैंक स्थापित की जाए, कृषि कार्य के लिए किसानों को कर्जा दें। महाजनों के चंगुल से किसानों को मुक्त कराने के लिए वैकल्पिक ये जो है स्रोत खोजी जाए, उनको फाइनेंस करने के किसानों को। इस तरह से आसान किस्तों पर किसानों को कृषि मशीनें उपलब्ध करवाई जाएं। और जो वाणिज्यिक फसलें हैं, जिनसे एक तो होती है फूड क्रॉप, और दूसरी होती थी आपकी कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे कपास है, गन्ना है, अफीम है, नील है, ऐसे अनेक मसाले हैं। तो उस पर किसानों के लिए मांग थी कि उसके लिए लाभदायक दरों की गारंटी दी जाए। जो आज हम कह रहे हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो मूल्य पर बिक्री की व्यवस्था की जाए। तो ये डिमांड आप देखें 1926 में ये बंगाल किसान और मजदूर पार्टी के ओर से रखी गई कि जो बाजारों में बेचने वाली कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके लिए लाभदायी रेट्स पर, लाभदायक दरों पर उसकी बिक्री की गारंटी सरकार करे। इसके अलावा ये जो मांग थी, इन मांगों में ये हुआ, एक तरफ तो मजदूर और किसानों के जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज थे, उन इश्यूज को क्रिस्टलाइज करके जनता के समक्ष रख दिया कि वो उनकी जो फ्रीडम मूवमेंट है, उस फ्रीडम का उद्देश्य केवल और केवल अंग्रेजी राज से मुक्ति नहीं है, बल्कि इन लोगों को भी आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले। तो इस तरह से किसान और मजदूर के मुद्दे जुड़ने से एक तरफ तो राष्ट्रीय आंदोलन में किसान मजदूर की सहभागिता सुनिश्चित हुई, वे आकर्षित होकर के अधिक से अधिक संख्या में उसमें सम्मिलित हुए फ्रीडम मूवमेंट में, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। आम जनता की जो थी उसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था, जो नेशनल प्रोग्राम था, उसके साथ जोड़ दिया गया। तो किसान मजदूर को भारत की आजादी में खुल करके भाग लेने का एक अवसर मिला। मजदूरों में लोकप्रियता बढ़ी फ्रीडम मूवमेंट की। अभी तक तो वो अलग थलग ही चल रहे थे। इसके अलावा जो है एक जो फ्रीडम मूवमेंट था, जो एक संभ्रांत वर्ग या कुछ लोगों तक सीमित था, वो आम जनता तक पहुंचा, उसका आम जनता तक विस्तार हुआ। इस तरह से ये जो बंगाल किसान और मजदूर पार्टी की स्थापना जो 1926 में हुई, इसमें मजदूर और किसानों के मुद्दों को एक क्रिस्टलाइज करके अखिल भारतीय स्तर पर जब को प्रचारित हुआ, तो इन्हीं लाइंस पर अन्य प्रांतों में भी किसान और मजदूरों के संगठन बनने लगे, जिसमें मजदूर और किसानों की जो बेसिक मांगे थी, फंडामेंटल मांगे थी, उनको जो काम का अधिकार, जीने का अधिकार और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनमें सुधार, इन सब की बात की। तो एक लोकप्रिय एक जो है आम जन की बात इसमें सामने आती है। तो इस तरह से पार्टी का जो पहला तो सम्मेलन हुआ ये 7 फरवरी 1926 को, उसके पहले 15 दिसंबर 1925 को लेबर स्वराज पार्टी बनी थी। तो अब जो ये आया है ये किसान मजदूर पार्टी, इसका दूसरा सम्मेलन 19-20 फरवरी 1927 को अर्थात एक वर्ष बाद हुआ, और उसमें उन्होंने अपनी उन मांगों को, जो पुरानी मांग है, जो उनका पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था, जो उनका दस्तावेज था, वो भी वही था, किंतु इसमें उसके साथ साथ उन्होंने भारत में संघीय प्रजातंत्र कायम करना पार्टी का प्रमुख उद्देश्य बताया। संघीय प्रजातंत्र आप समझ रहे हैं कि प्रांतों को मिलाकर के भारत संघ की बात वो लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा उनका अभी भी ये रहा कि इस आंदोलन में मजदूर, किसान और निम्न मध्यम वर्ग को संगठित किया जाए, इस बात पर ही अधिक जोर दिया गया। और पार्टी की तीसरी कॉन्फ्रेंस जो है वो 31 मार्च और 1 अप्रैल को 1928 को हुई। इसमें भी इन सारी बातों को रखा गया, और इसी समय 1928 में ही ये बात, इस समय तक मैं भी बात करूंगा आगे आने वाले अपने वीडियोस में कि और किन किन प्रांतों में इस तरह के संगठन बने। और उनका फिर 1928 में जब ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन होता है, तो उसमें यही एक
बात निकल करके आती है इसकी तीसरी कॉन्फ्रेंस में कि जब तक अखिल भारतीय स्तर पर इन किसान और मजदूर संगठन को कांग्रेस के अंतर्गत ही स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक जो आजादी की लड़ाई है वो अधूरी रहेगी। नमस्कार।